नमस्कार, मैं प्रणाली और हम पढ़ रहे हैं द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बाय रेणुका गौराणी, पार्ट 4। कार्य योजना। आप अपने सपनों का जीवन तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता लगता कि इस समय आपके जीवन में आपको क्या पसंद नहीं है। क्या आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं? सब लोग बदलना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न है क्यों? क्या आप मुझे 2 कारण बता सकते हैं कि आप अपना जीवन क्यों बदलना चाहते हैं? अपने या जीवन के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप नापसंद करते हैं, जिसके कारण आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं? यदि आपको 2 ठोस कारण नहीं मिल पाए तो ये सब आपको केवल एक प्रेरक भाषण जैसा लगेगा, जिसे आप अगले 2-3 दिनों में भूल जाएंगे। ये जाने बिना कि आप क्या बदलना चाहते हैं, आप किस चीज़ को बदलने पर काम करेंगे। आपको एक सूची बनाने की ज़रूरत है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने बारे में या अपने जीवन में पसंद नहीं है। ये जानना कि क्या बदलने की आवश्यकता है आपके सपनों की ओर पहला कदम है। ये स्पष्ट है कि सपनों वाला जीवन आपके वर्तमान जीवन से अलग है, इसलिए हम इसे स्वप्न जीवन कहते हैं। आप स्वयं से पूछिए कि आपके स्वप्न जीवन और वर्तमान जीवन के बीच में क्या अंतर है। न केवल व्यावसायिक अंतर, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का अंतर। गहराई से विचार करें और उसका विश्लेषण करें। जब मैं प्रत्येक क्षेत्र में अंतर की बात करती हूँ तो मेरा आशय व्यक्तिगत, व्यावसायिक, भावनात्मक और मानसिक अंतर से है। जब मैं आपके जीवन के क्षेत्र के बारे में बात कहती हूँ तो मेरा आशय है कि आपका दैनिक जीवन कैसा है। ये कोई एक दिन में अचानक होने वाली जादुई बात नहीं है। अपने स्वप्न जीवन को साकार करने के लिए आपको प्रतिदिन अपना आदर्श स्वरूप बनकर कार्य करना होगा। इस बात को बार बार पढ़ें जब तक आपको यह गहराई तक ना समझ में आए। जीवन अचानक किसी दिन जादुई ढंग से नहीं बदल जाता। इसके लिए आपको प्रतिदिन जीने का तरीका बदलना पड़ता है। तो मुझे ये बात फिर से कहने दीजिए। थोड़ा रुके, किसी शांत जगह पर बैठ जाइए। एक कागज़ ले और उस पर 5 चीज़ें लिखें जो आपको अपने जीवन में पसंद नहीं है। वो आपकी वर्तमान नौकरी या आपके सोने का समय कुछ भी हो सकता है। कोई अपने लिए ये सूची बनाने नहीं आएगा। यह आपको आज ही कर लेना चाहिए, अन्यथा आपको अपनी जीवन शैली पर पछताने के लिए 70 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते यदि आप ये कल्पना नहीं करते कि आपका वो रूप कैसा दिखता है और ये कि आपके वर्तमान स्वरूप के साथ क्या गड़बड़ है। मैं आपको ये एक रहस्य की बात बताती हूँ। कभी कभी अपने साथ कठोर होना अच्छा होता है, क्योंकि खुद से अत्यधिक प्रेम आपको वास्तविकता से दूर लेते जाता है और आप काल्पनिक बुलबुले में रहने लगते हैं। हम ऐसा करना नहीं चाहते। हम जो भी है उससे प्यार करना चाहते हैं और जो कुछ बनने की प्रक्रिया में है उसके बारे में उत्साहित महसूस करना चाहते हैं। इसलिए अपने प्रति ईमानदार रहिए। दिखावा मत कीजिए कि ओह, मैं एक आदर्श व्यक्ति हूँ और मेरे जीवन में कुछ भी गलत नहीं है। नहीं दोस्त, इस तरह का आत्म प्रेम हानिकारक होता है। आपका आंतरिक स्वरूप ये जानता है कि आप क्या करने में सक्षम हैं और आप अपनी वास्तविक क्षमता से कितना कम जी रहे हैं। ये अंतर खुद से घृणा पैदा कर देता है और इस अंतर को अपने प्रति ईमानदार रहकर भरा जा सकता है। खुद के साथ ईमानदार रहिए। इससे पहले कि आप दूसरों से कुछ मांगे, खुद के प्रति ईमानदार रहना सीखिए। ये स्वीकार करने का साहस रखिए कि आप स्वयं अपने सपनों की हत्या कर रहे थे। उस झूठ का डटकर सामना कीजिए जो आपका मस्तिष्क आपके साथ बोलना चाहता है। आप जीवन में ऐसे कई लोगों से मिलेंगे जिनके कार्य उनको शब्दों से मेल नहीं खाते। आप बहुत से लोगों से मिलेंगे जो आपसे झूठ बोलेंगे। हालांकि आप दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप स्वयं के प्रति ईमानदार रहना अवश्य सीख सकते हैं। अपने मन में आप ये जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। आप ये भी समझते हैं कि किसी व्यक्ति को कब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आपका सिर्फ उपयोग कर रहा है। आपको एहसास होता है कि आपने कब गलत किया है और कब आपके साथ अन्याय हुआ। फिर भी आप उस क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाते और जो जैसा है वैसा चलता रहता है। आपका मस्तिष्क आपके साथ चालें चलते रहता है।
आपके पास कोई काम शुरू न करने, किसी व्यक्ति को एक और मौका देने या फिर सोमवार तक जंक फूड खाते रहने के लिए बहुत अच्छे बहाने होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वयं के प्रति ईमानदार रहना सबसे कठिन कार्य है। आप अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपके पास और कोई विकल्प नहीं बचता। फिर भी स्वयं के प्रति ईमानदारी आपके जीवन को और भी संतोषजनक बना देती है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपने वही किया जो आपके लिए अच्छा था। यही से आत्म संतुष्टि की शुरुआत होती है। चरण 1, एक बार में एक कार्य करना। हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम हर एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं। हम प्रतिदिन जिम जाने की कोशिश करते हैं, प्रतिदिन आहार सूची बनाते हैं, रोज़ स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाते हैं और इसी तरह के कई और कार्य करते हैं। एक ही बार में हर चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने से हम ऐसे स्तर के नीचे उतर आते हैं जहां हम फिर सब कुछ ही करना छोड़ देते हैं और बाद में खुद पर असफल होने का आरोप भी लगाते हैं। आप एक बार में सब कुछ नहीं बदल सकते। यदि आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो आप स्वयं को खत्म कर लेंगे। आपकी ये यात्रा विषाक्त और दमघोटू हो जाएगी। और इतनी मेहनत के बाद भी जब आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता तो आप सब कुछ छोड़ देते हैं। और इससे क्या होता है? इससे आपका आत्मसम्मान कम हो जाता है। आपको लगता है कि आप जीवन में कभी कुछ प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। क्यों? ये इसलिए क्योंकि अपनी दिनचर्या में एक बदलाव लाना आसान है। ये सरलता से किया जा सकता है और जब आपको एक क्षेत्र में परिणाम मिलने लगता है तो न केवल इससे खुशी होती है बल्कि आत्मसम्मान भी बढ़ता है। आप अपने जीवन में अधिक चीज़ों को बेहतर बनाने का प्रयास करने के प्रति आत्मविश्वास से भर उठते हैं। मैंने 2020 में इस उम्मीद में नौकरी से इस्तीफा दिया था कि मैं एक सफल फ्रीलांसर बन जाऊंगी। मैंने कोशिश की लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। कई महीनों तक मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं उदास थी और मेरे पास अपने खर्चे पूरे करने का भी कोई साधन नहीं था। ये वो समय था जब मेरे कॉलेज के दोस्त अच्छा पैसा कमा रहे थे, छुट्टियां मना रहे थे और अपने पैसे से खरीदारी कर रहे थे। मुझे ईर्ष्या होने लगी। मैं किसी तरह खुद को ये साबित करना चाहती थी कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। इसलिए मैंने मीडियम पर लिखना शुरू किया। यह लेखकों का एक मंच है। मुझे अपने प्रयास से कोई आशा नहीं थी। मैं बस खुद को यह संतोष कराना चाहती थी कि मैं कम से कम कुछ तो काम कर रही हूँ। मेरा प्रतिदिन एक लेख लिखने का लक्ष्य था। 10 महीने बाद मेरे 10,000 फॉलोअर हो गए। ये पर्याप्त नहीं था। मुझे अपने पाठकों से इतना स्नेह मिला कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। मैंने खुद को एक अच्छे लेखक के रूप में देखना शुरू कर दिया। मैं हमेशा शब्दों की शक्ति में विश्वास करती थी, लेकिन मीडियम पर इतना प्यार मिलने के बाद मेरा अपने शब्दों के शक्ति पर विश्वास और दृढ़ हो गया। इस तरह मैंने अपनी पहली किताब द वुंड्स ऑफ माय वर्ड्स लिखकर समाप्त कर दी। ये भी किसी सपने जैसा, एक दृष्टिभ्रम जैसा लगता था। अगर किसी ने 10 साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं किसी दिन लेखक बनूंगी तो मुझे हंसी आ जाती। अगर किसी ने 2020 में मुझसे कहा होता कि मैं एक दिन लेखक बनूंगी तो मैं उदास हो जाती और मुझे लगता कि वे मेरे परिस्थिति का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं स्वयं को अच्छा लेखक नहीं मानती थी, लेकिन अब मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता कि मैं अपनी दूसरी किताब लिख रही हूँ। और ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि मैंने 2020 में एक निर्णय लिया था, और वह केवल एक निर्णय नहीं था, एक क्रियान्वयन था। प्रतिदिन 10 महीने तक इस कार्यवाही ने मुझे अल्प आत्मविश्वासी लेखक से लोकप्रिय लेखक में बदल दिया। मैं चाहती हूँ कि आप भी यही करें। अचानक होने वाले बड़े बदलावों को भूल जाइए। किसी जादू की आशा मत रखिए। वो सूची निकालिए जो आपने पहले बनाई थी। वो सूची आपके जीवन में क्या पसंद नहीं है, और उस सूची में किसी एक बड़े मुद्दे को चुन लीजिए। एक बड़े मुद्दे से मेरा क्या तात्पर्य है? वर्ष 2020 में मेरे जीवन में बहुत सी चीज़ें गलत हो रही थी। मैं अच्छी स्थिति में नहीं थी। मुझे त्वचा की एलर्जी हो गई थी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरा करियर कहाँ जा रहा है, और इन सब के बीच इन सब चीज़ों ने मिलकर मेरे मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया था।
यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण बात समझने की ज़रूरत है। लोग आपसे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कहेंगे, मानो ये आपको स्कूल शिक्षक का दिया हुआ होमवर्क हो। आपका मानसिक स्वास्थ्य आपके जीवन की वर्तमान स्थिति का परिणाम है। अगर आपके जीवन में कुछ भी गलत हो रहा है तो आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त, उदास या चिंतित महसूस करेंगे। बात जितनी बड़ी होगी आप उतना ही अधिक तनाव महसूस करेंगे। मेरे मामले में मेरा करियर मेरी सबसे बड़ी चिंता थी। मेरी दूसरी नौकरी का माहौल बहुत ख़राब था। मेरे बॉस मुझ पर चिल्लाते रहते थे। उनका कहना था कि मैं बतौर लेखिका कभी सफल नहीं हो सकती। मैंने वहाँ प्रशिक्षु बनकर काम शुरू किया था और जब मैंने बेहतर भविष्य की आशा में नौकरी छोड़ दी तो ये पाया कि मुझे काम खोजने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा था। तब मेरे बॉस के कहे शब्द मेरे मस्तिष्क में अलार्म की तरह बजने लगे। मैं उनकी बातों को सच मानने लगी। मुझे अपनी योग्यता पर संदेह होने लगा था। इन सब बातों ने मिलकर मुझे बहुत उदास कर दिया था। आज 200 से अधिक किताबें पढ़ने के बाद अगर मुझे कुछ समझ में आया है तो ये है कि सक्रियता से कार्य करना लगभग हर समस्या का इलाज है। इसलिए मैंने मीडियम पर लिखने का फैसला किया। और आपको पता है कि इसके आगे की कहानी कैसे चलती है? आपको अपनी जीवन शैली में अनेक तरह की कमियां मिलेंगी। इस समय आपके जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि आप जादूगर नहीं हैं। आप सब कुछ एक बार में नहीं कर सकते। आपको यहाँ अनिवार्यवादी बनना होगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा चुनें जिसका आप वर्तमान जीवन में सामना कर रहे हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आपको नीचे की ओर खींचती रहती है? आपके जीवन का वो कौन सा क्षेत्र है जो आपको चिंतित और तनावग्रस्त महसूस कराता है? आपके जीवन का वह कौन सा पहलू है जिसके कारण आप एक स्थान पर फंसा हुआ सा महसूस करते हैं? उस बड़े मुद्दे को पहचानें। ये मुद्दा वो कारण हो सकता है जिसके चलते आप अकेले रहना पसंद नहीं करते। आप जानते हैं कि जैसे ही आप अकेले होंगे आपका मस्तिष्क आपको बताएगा कि आपके जीवन में क्या गलत हो रहा है। आप जानते हैं कि जब आप अपने साथ होते हैं और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो आपका दिमाग आपको याद दिलाएगा कि आपका जीवन बेकार है और आपके पीछे की ओर खींचने का प्रयत्न करेगा। आप एक बार में सब कुछ बदलने और सुधरने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिए कि आप मनुष्य हैं। आप एक ही समय पर समान दक्षता के साथ अनेक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, परंतु जब आप केवल एक ही काम को बेहतर तरीके से करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो न केवल आपके कार्य प्रदर्शन को मापना सरल हो जाता है बल्कि आप अधिक उत्साहित भी महसूस करते हैं। आपके ऊपर एक दिन में अपनी दुनिया बदलने का दबाव नहीं होता। मैं आपको ये सुझाव दूंगी कि आप किताब को कुछ देर के लिए बंद करें और उस एक बड़े मुद्दे को पहचानने पर थोड़ा समय लगाएं, क्योंकि आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि आप उस मुद्दे पर कैसे काम कर सकते हैं। चरण 2, एक बड़ी कार्यवाही। ये तय करने के बाद कि आपको जीवन के किस बड़े मुद्दे पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर कार्यवाही करने का समय आ गया है। लेकिन सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए? अधिकांश लोग बाह्य प्रेरणा से शुरुआत करने की गलती कर बैठते हैं और एक सप्ताह तक उन्हें कुछ पता ही नहीं चल पाता। मेरे साथ ये हमेशा होता था। मैंने इससे पहले भी कई स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की कोशिश की। मैंने स्वयं को प्रेरित किया और निर्णय लिया, मैं इस वर्ष पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगी। परंतु एक सप्ताह से भी कम समय में मैंने पाया कि मैं नेटफ्लिक्स पर फिल्में देखते हुए मुंह को फ्राइज और पिज्ज़ा से भरने लगी थी। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, जब मैंने मीडियम पर लिखना शुरू किया तो मेरा केवल एक ही लक्ष्य था और वो लक्ष्य कार्यवाही पर केंद्रित था। मैं पहले दिन से इसे लेकर स्पष्ट थी। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लिखा था, मेरा अकेले का एक ग्रुप है जिसमें केवल मैं मौजूद हूँ। ये एक बेहतरीन तरकीब है। केवल अपने लिए एक ग्रुप बनाइए और खुद को मैसेज कीजिए। ऐसे मैसेज जिन्हें आप दूसरों से प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे मैसेज जिन्हें आप शांत चित्त और स्पष्ट चिंतन के लिए खुद को भेज सकते हैं, या कुछ ऐसी बातें जिन्हें याद रखना चाहिए।
मैंने स्वयं को ऐसे मैसेज किया कि मेरा लक्ष्य प्रतिदिन एक लेख लिखना है। मैंने अपनी प्रगति पर नज़र रखने के लिए कभी कोई एक्सेल शीट नहीं बनाई या कोई टेम्पलेट या कोई सुंदर जर्नल नहीं खरीदा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे खुद पर और बोझ पड़ता है। किसी एक गतिविधि पर भी नज़र रख पाना बहुत कठिन होता है। प्रतिदिन एक लेख, या तो मैंने वो लेख लिखा या नहीं लिखा, है ना सरल? आपको ये समझने की आवश्यकता है कि बड़े लक्ष्य निर्धारित करना ठीक है, जिनसे आप अच्छा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। ये आपके उत्साह को दर्शाता है, लेकिन साथ ही ये यह भी दिखाता है कि आप अपने नियंत्रण से बाहर हैं। लोग अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अंत में वो सब केवल बहाना बनाकर रह जाते हैं, और फिर से वे दूसरे लोगों से अपेक्षा करती है कि वे उनके साथ रहकर अपने वादे पूरे करें। हे भगवान, हम अपने साथ ही कितना बड़ा मजाक करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप श्वास लें, धैर्य रखें और जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान केंद्रित करें। केवल इसी से लक्ष्यों और कार्य प्रणाली को देखने का आपका तरीका बदल जाएगा। अस्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय कार्य लक्ष्य निर्धारित कीजिए। कार्य लक्ष्य क्या होते हैं? कार्य लक्ष्य का मतलब है कि आप जानते हैं कि अपने सपनों को साकार जीवन हासिल करने के लिए क्या करेंगे। कार्य लक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रतिदिन क्या क्या करना चाहिए। जब मैंने एक कार्य लक्ष्य निर्धारित किया तो मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि मेरा लक्ष्य लिखना है, जो कि हर दिन इस कार्य को परिभाषित करता है कि मुझे ये कार्य किस हिसाब से करना है। अब आपकी बारी है। एक बार फिर बता देती हूँ कि अपने लिए अधिक काम तय ना करें। एक कागज निकालें और उस बड़े मुद्दे को सामने एक कार्य लक्ष्य लिखें। अपने लिए यह स्पष्ट कर ले कि अपने लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए आप प्रतिदिन कौन सा कार्य करेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वो काम अवश्य करना है। चरण 3, अपने स्वभाव को जानिए और अपनी गतिविधियों में तालमेल बैठाइए। मानव स्वभाव के विषय में एक बुनियादी बात यह है कि आप जितना अधिक खुद को किसी कार्य के लिए विवश करेंगे, आपको उतना ही अधिक निराश और उदास महसूस होगा, मानो वो कार्य आप पर थोपा गया है। जब भी मैंने अच्छी आदतों पर और स्वास्थ्य दिनचर्या का पालन करने की कोशिश की, मैं हमेशा असफल रही। एक आदत जिसे मैं हमेशा से अपनाना चाहती थी वो है सुबह 5 बजे उठना। मैं सच्चे मन से मानती हूँ कि सुबह जल्दी उठने के बहुत से फायदे होते हैं। मैंने रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब भी पढ़ी है और मुझे आश्चर्य हुआ कि वह कितनी अद्भुत किताब है। फिर मैंने हेल एलरोड की द मिरेकल मॉर्निंग पढ़ी, वह भी बेहतरीन किताब थी। मैंने जल्दी उठने के तरीके पर बहुत सारे यूट्यूब वीडियो और सुबह की दिनचर्या पर कई लोगों के वीडियो देखे ताकि मैं जल्दी उठना सीख सकूं, परंतु कुछ भी काम नहीं आया। मैंने कोशिश की लेकिन मैं असफल रही। कई बार मेरी माँ आज तक मुझे स्लीपिंग ब्यूटी कहकर बुलाती है। बड़ा सवाल था, क्यों? मैंने जल्दी उठने की इतनी कोशिश क्यों की? ये नहीं, मैं देर तक सोने के लिए खुद को कोसती रही, लेकिन फिर मुझे शारीरिक घड़ी की अवधारणा का पता चला, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग ढंग से काम करती है। संक्षेप में, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपकी जैविक घड़ी भी नियंत्रित रहती है। सरल शब्दों में कहूँ तो सबके लिए सुबह जल्दी उठना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग रात में अच्छा काम करते हैं जबकि अन्य लोग सुबह काम करना पसंद करते हैं। इस अवधारणा और अपने शरीर के बारे में अधिक अध्ययन करने पर मुझे एहसास हुआ कि मैं जल्दी उठने वाली इंसान नहीं हूँ। मैं रात में अच्छा काम कर सकती हूँ। मैं रात के समय सबसे अधिक रचनात्मक महसूस करती हूँ। यदि मेरा लक्ष्य पूरा हो रहा है तो मैं खुद को जल्दी उठने के लिए क्यों विवश कर रही थी? अब मैं जानती हूँ कि मैं किस समय अच्छा काम कर सकती हूँ, तो दूसरे लोगों की बताई दिनचर्या का पालन करने के लिए खुद को विवश करने की बजाय मैं उस समय काम करती हूँ जब मेरा मन करता है। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? बात यह है कि हर कोई आत्म सुधार की योजना शुरू करता है, हर कोई अपने लक्ष्य निर्धारित करता है, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग हार मान जाते हैं। मैं भी हार मान जाती थी। मुझे विश्वास है कि पहले आपने भी अपने लक्ष्य अधूरे छोड़े होंगे। क्यों?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये सब जैसा सजा जैसा महसूस होने लगता है। शुरुआत में जब हम प्रेरणा की खुराक के भरोसे काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे प्रेरणा खत्म होती है हम हार मानने लग जाते हैं। इस अनुभव से थकान होती है, रोमांच नहीं मिलता। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे से अलग है और सब अलग तरह से काम करना पसंद करते हैं। यदि आप अपने खुद पर किसी और का समाधान लागू करने की कोशिश करेंगे तो आपकी अपने जीवन पर पकड़ खत्म हो सकती है। अपने लक्ष्यों पर काम करना मज़ेदार और रोमांचक लगना चाहिए, उससे थकान नहीं होनी चाहिए। अब इसे मज़ेदार बनाने के लिए हमें खुद में लचीलापन लाने की आवश्यकता है और हमें स्वयं को लक्ष्य प्राप्ति के पारंपरिक तरीकों से मुक्त करना चाहिए। आपको ये पता लगाना होगा कि आपको किस तरह के काम पसंद है और उन्हें किस समय पर करना आपको अच्छा लगता है। जब भी आप अपने लक्ष्य पर काम करें तो आपको भीतर से सशक्त होना चाहिए। 2023 के लिए मेरा एक लक्ष्य बतौर लेखक अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना था। प्रतिदिन 10 पेज लिखना मेरा लक्ष्य था। अधिकतर लोग ये सलाह देते हैं, किंतु मैं सुबह उठकर लिखने नहीं बैठती थी क्योंकि मेरी राय है यदि आपका मन नहीं है तो आप लिख नहीं सकते। मेरे लिए लिखना दिनचर्या का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये संगीत की तरह दिल को सुकून देता है। आप खुद को संगीत सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, इसलिए सुबह उठते ही खुद को लिखने के लिए विवश करने के बजाय मैं तब लिखने बैठती हूँ जब मेरा मन लिखने को करता है। इसी तरह ये मेरे लिए अधिक मज़ेदार बन जाता है। मेरे जीवन का एक और उदाहरण है कि मैं हमेशा से ही फिट होना चाहती थी। मैं रोज़ जिम जाने का लक्ष्य निर्धारित करती थी और फिट होने की कल्पना किया करती थी, लेकिन ये कभी 1 या 2 सप्ताह से अधिक नहीं चल पाया। इसलिए इस वर्ष मैंने प्रतिदिन अपने कसरत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन मैं इसे कैसे करूंगी ये मुझ पर निर्भर है, न कि इस पर कि लोगों की नज़र में अच्छा या लोकप्रिय तरीका कौन सा है। मैं कभी नृत्य करना और कभी योग करना पसंद करती हूँ और कभी कभी मैं जल्दी उठती हूँ और 10-12 किलोमीटर साइकिल चला लेती हूँ। मुझे इसी तरह काम करना पसंद है। आपको इसमें अंतर दिखा? मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हूँ, लेकिन उस तरह जैसे मैं चाहती हूँ। मैं खुद को किसी निश्चित कार्य के लिए विवश नहीं करती। ये मेरा जीवन है और मैं अपने लक्ष्यों के लिए उस तरीके से काम करूँगी जो मुझे सहज लगता है। मैं आपको भी यही करने की सलाह देती हूँ। काम को बोझ बनाने की बजाय उसे रोचक बनाइए, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए। ये सोचिए कि आप आज क्या करना चाहते हैं और आप सामान्य कार्यों को भी मनोरंजक कैसे बना सकते हैं। असली बात यह है कि आप हमेशा एक से नहीं रहते, आप विकसित होते हैं। आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं और कार्यशैली भी बदल जाती है। आपके लिए कल जो तरीका सही था वो ज़रूरी नहीं कि कल भी आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। अब आगे बढ़िए और अपने लिए कार्यवाही योग्य लक्ष्य निर्धारित करने के उद्देश्य से इस अध्याय का सारांश लिखिए और आज से ही आत्म सुधार की प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए। अकेले समय को अपनी लत बना ले। आप जिन लोगों से प्रेम करते हैं उनके साथ समय बिताने में आपको आनंद क्यों आता है, जबकि कुछ घृणित लोगों के साथ रहना बुरा लगता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों के साथ समय का पता ही नहीं चलता जिनसे आप प्यार करते हैं, और जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनकी उपस्थिति आपके लिए व्यसन की तरह हो जाती है। वे इतना प्यार, करुणा, हंसी, रहस्य और आलिंगन की अभिव्यक्ति करते हैं कि आपको हमेशा उनका इंतज़ार रहता है, और जब आप उनके साथ नहीं होते तो आपको उनकी इन छोटी छोटी प्यारी बातों की बहुत याद आती है। इसी तरह आपको कुछ लोगों के साथ रहना पसंद नहीं, क्योंकि उनके साथ समय बिताना बहुत खराब लगता है। वे आपको समझ नहीं पाते और उनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं होता, न प्यार, न अभिरुचि, न कुछ और। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आई जो मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ, तो मैं इसे सीधे सीधे तौर पर कह देती हूँ। आप स्वयं के साथ समय बिताना पसंद नहीं करते। इसका कारण है कि आपका अपने साथ संबंध दूसरी श्रेणी में आता है।
आपके पास खुद को देने के लिए कुछ नहीं है, न प्यार न खुशी। जैसा कि मैंने बताया, जब मैं कॉलेज के बाद अपने घर वापस आई तो मेरे दोस्त मुझसे संपर्क नहीं रखना चाहते थे। हालांकि अब ये वह पूछने के लिए मुझे मैसेज करते हैं कि क्या उनके साथ बाहर घूमने जाना चाहूँगी। मुझे नहीं पता कि इस बीच क्या बदल गया है, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। मुझे घर पर अपना काम करने में बहुत खुशी मिलती है और मैं इसमें शांति महसूस करती हूँ। मुझे अब किसी के हाथ की गुड़िया बनने की दिलचस्पी नहीं है। पहले वाली रेणुका होती तो चली भी जाती, पर मैं नहीं जा सकती। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास करने को और भी कई दिलचस्प काम हैं। मैंने अपने मनोरंजन के अन्य तरीके खोज लिए हैं। मैंने अकेले समय को एक तरह का व्यसन बना लिया है। मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसा करें। कैसे? आइए उस पर चर्चा करते हैं। 1. आनंद के अनेक स्रोत बनाइए। आपके दिल में बहुत सारी इच्छाएं दबी हुई हैं, ऐसी चीज़ें जिन्हें आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन जिनके लिए आपके पास कभी समय नहीं मिला। कोई शौक या कार्य जिसे आप अपने जीवन में अपनाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन उस शौक को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास खाली समय नहीं था। यह अलग बात है कि सोशल मीडिया पर स्क्रीन को स्क्रॉल करने या लूप पर नेटफ्लिक्स देखने के लिए आपके पास हमेशा समय होता है, लेकिन आपके पास वो सब करने का समय नहीं है जो आपका दिल करना चाहता है। जब हम बच्चे थे तो हम किसी प्रकार की चिंता किए बिना नई चीज़ें आजमाने या नए खेल खेलने के लिए उत्साहित रहते थे, लेकिन जैसे जैसे हम वयस्क हुए, जिम्मेदारी के बोझ, सफल होने के दबाव और योग्यता सिद्ध करने की आवश्यकता ने हमारे जीवन में खुशियाँ छीन ली। कुछ शौक हमारे दिलों को उत्तेजना से भर देते थे, लेकिन आज वे हमारी जिंदगी का हिस्सा तक नहीं है। पिकनिक पर जाने के विचार से ही हम मचल जाते थे, लेकिन आज हम सिर्फ दिन भर सोफे पर बैठे इस बात की शिकायत करते हैं कि जाने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है। ये कैसे हो गया? शायद बचपन में हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ भी अच्छी लगती थी। बच्चे अपना मनोरंजन करने का तरीका ढूंढ लेते हैं, इसलिए वे हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें अपने आप खुश रहने आता है, जबकि वयस्क अधिकतर दुखी होते हैं क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग आए और हमारा मनोरंजन करें, और जब इस काम के लिए कोई नहीं आता तो हम अकेलापन महसूस करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपनी खुशी के लिए आप प्रतिदिन क्या काम करते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? मुझे पता है कि इसका जवाब देना थोड़ा कठिन है। मैं भी इसी स्थिति से गुजर चुकी हूँ। ये उम्मीद करना आसान है कि दुनिया हमारी जय जयकार करेंगी, लेकिन आईने में देखना है और ये सवाल करना बहुत कठिन होता है कि हम अपने लिए क्या करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमें अकेलापन महसूस होता है, लेकिन मैं आपकी माँ नहीं हूँ, इसलिए आपको धक्का मारना मेरा काम नहीं है। मैं जानती हूँ कि वयस्क होना आसान नहीं है। इस अवस्था में बहुत काम होते हैं। आपको अपने साथ और कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं और दिन के अंत तक आपको कितनी थकान महसूस होती है। असली बात यह है कि क्या आप दिन भर में एक भी ऐसा काम करते हैं जिससे आपको संतुष्टि महसूस होती है। हमारी थकावट का कारण ये नहीं है कि हम बहुत मेहनत करते हैं। दरअसल हमें थकान इसलिए महसूस होती है क्योंकि हम वो ऐसा काम बहुत कम करते हैं जो हमें वास्तव में खुशी देता है। तो शायद अगर आप केवल एक ऐसा काम अभिप्राय पूर्वक करें जो आपको खुद से और अपने भीतर के बच्चे से जोड़ सके, तो जीवन में आपको आनंद की अनुभूति अवश्य होगी। हमारे दैनिक कार्यों में से कम से कम एक ऐसा काम अवश्य होना चाहिए जिसे लेकर हम उत्साहित हो। ऐसी कोई चीज़ जिसका हम इंतज़ार करें। खुशी आपकी तलाश में आपके पास नहीं आएगी। आपको स्वयं आगे बढ़कर खुशी को खोजना है, और यदि आपको कहीं खुशी नहीं मिलती है तो अपने जीवन में आनंद का स्रोत स्वयं पैदा कीजिए। जीवित रहने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ करना होगा। आपको हर रोज कुछ न कुछ ऐसा अवश्य करना चाहिए जिससे खुशी कहीं पीछे छूट ना जाए। जीवन को सहन मत कीजिए और सप्ताहांत की दया पर निर्भर मत रहिए, बल्कि अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। मैं जानती हूँ कि ये कहना आसान है और करना मुश्किल है।
परंतु जिस कार्य को आप हमेशा से करना चाहते थे उसे न करने के बहाने अब काफ़ी हो चुके। आपके भीतरी स्वरूप इंतज़ार कर रहा है कि आप जीवन की लगाम को थामे और उन कामों को करना शुरू करें जो आपके लिए कुछ महत्व रखते हैं। आपने अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए दूसरों का और दुनिया का काफ़ी इंतज़ार किया। अब अपना जीवन अभिप्राय पूर्वक आनंदमय बनाने की बारी आपकी है। न केवल सुखी जीवन बल्कि आनंद से परिपूर्ण जीवन। खुशी सामान्य चीज़ है, लेकिन आनंद जीवन को समृद्ध बनाता है। अच्छी बात यह है कि यदि आप अभिप्राय पूर्वक तलाश करें तो आपको जीवन में खुशी का कम से कम एक स्रोत अवश्य मिल सकता है। लेकिन मैं अभिप्राय पूर्वक शब्द का बार बार उपयोग क्यों कर रही हूँ? वो इसलिए कि अपने मूल स्वरूप में लौटना और जीवन में हो रही हर गलत बात के लिए दुनिया को दोषी ठहराना बहुत आसान काम है। लेकिन जब आप जिम्मेदारी लेते हैं और पूरी सजगता के साथ अपने दिन को आनंद से भरने के लिए प्रयास करते हैं तो आपको पता लगता है कि पूरी जागरूकता के साथ काम करने से लगभग हर बात ही रोचक हो जाती है। आनंद, सुबह की चाय की महक, गालों को स्पर्श करती धूप की किरणें या किसी अजनबी द्वारा आपको देखने के तरीके जैसी छोटी छोटी सामान्य बातों में भी निहित होता है। छोटे छोटे क्षणों में आप उस खुशी को प्राप्त कर सकते हैं जो इन क्षणों में आपके भीतर छुपी रहती है। इसके साथ खेलिए। आनंद आपके साथ लुका छुपी खेलता है। इसे अपने हृदय की गहराई में खोजना आपका काम है। आपको अपने जीवन में से एक उदाहरण देती हूँ। मैं केवल भागदौड़ भरी दुनिया से कुछ देर विराम लेना चाहती हूँ, जहाँ हर कोई जीवन की इस दौड़ को जीतने के लिए होड़ में है। ये शाम की सैर मुझे अपनी सोच को बदलने और अपने शहर को विस्मयकारी ढंग से देखने का समय देती है। उन चीज़ों को देखने का समय जिन पर मेरा ध्यान पहले कभी नहीं गया था। उन पुराने घरों और उनके रहस्यमयी दरवाजों में इतिहास का छोटा सा अंश खोजने का समय। उन्हीं परिचित चेहरों को नीरस काम चीज़ें करते हुए देखती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा आश्चर्यजनक देखने की आशा बनी रहती है। यही कारण है कि मैंने शाम को सैर करना शुरू किया। मैं अपनी सोच में डूबने से पहले लोगों को एक पल के लिए देखना और उनका अवलोकन करना चाहती थी। मैं गुप्त रूप से किसी के जीवन का हिस्सा बनना चाहती थी। आज भी मैं शाम की सैर का इंतज़ार करती हूँ, चाहे मैं अपने शहर में हूँ या कहीं और। यही बात मुझे दिन भर उत्साहित रखती है, विशेष तौर पर दोपहर के समय जब मैं थकी हुई होती हूँ और मुझे नींद आती है। मैं थोड़ा रुककर कुछ ऐसा देखने के लिए उत्साहित रहती हूँ जिस पर मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। ये बहुत छोटी बात है और शायद अधिकांश लोगों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये मायने रखता है। इससे मेरा तनाव कम होता है और मुझे सांसारिक दबाव से राहत मिलती है। मैं दृढ़तापूर्ण आपको ये सुझाव देना चाहती हूँ कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। अपना पसंदीदा संगीत सुनते हुए सुबह की कॉफ़ी पीजिए और इस प्रक्रिया में कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, अथवा मोमबत्ती जलाकर रोमांटिक गानों के साथ भोजन पकाइए। आपका दिल जानता है कि आपको किस बात से खुशी मिलती है। अपने दिल के लिए मार्गदर्शन का पालन कीजिए और आपके लिए आनंदमय जीवन निर्मित करने में उसकी मदद कीजिए। असल बात यह है कि आप खुशी को खोज लीजिए या फिर चिंता आपको खोज लेंगी। नए कौशल सीखिए और खुद को चुनौती दीजिए। मैं हमेशा से तैराकी, सुलेख और जर्मन भाषा सीखना चाहती थी। ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जिन्हें मैं अब भी सीखना चाहती हूँ। कभी कभी मेरे दिल में नई चीज़ें सीखने की तीव्र इच्छा उठती है, लेकिन मैंने कभी कोई नया कौशल सीखने की इस इच्छा पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि समय किसके पास है और पता नहीं हम कुछ नया करने के लिए ज़िंदगी भर इंतज़ार क्यों करते हैं, या हम नई चीज़ें सीखने से डरते क्यों हैं। हम सोशल मीडिया पर तो घंटों बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन किसी नए कौशल को सीखने के लिए प्रतिदिन 15 मिनट का समय निकालना हमारे लिए कठिन हो जाता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ कुछ नया सीखना बिना एक पैसा खर्च किए यूट्यूब खोलने जितना सरल है। सारे संसाधन हमारी उंगलियों पर मुफ्त में उपलब्ध है, फिर भी हम अपने लिए कोई न कोई बहाना
या झूठ तलाश कर ही लेते हैं। हम कितने भले हैं। मैं हमेशा सोचा करती थी कि अगर मैं ये सब सीखना चाहती हूँ तो मुझे कौन रोक रहा है। मैंने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए प्रतीक्षा भी की, लेकिन बाद में ये एहसास हुआ कि मैं हमेशा से खुद को मूर्ख बनाती आई हूँ। हम सबके पास समय है। यदि आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो आपकी समस्या समय का अभाव नहीं है। दरअसल आपकी समस्या ये है कि आपको मूर्खतापूर्ण बहाने बनाने की आदत पड़ गई है। बल्कि बहाना भी नहीं, आपको खुद से झूठ बोलने की आदत है, जैसे मानो आपको इसलिए कोई पुरस्कार दिया जाएगा। मैंने पिछले वर्ष 3 नए कौशल सीखे हैं। हाल में सीखा गया काम ऐसा था जिसे मैं 16 साल की उम्र से सीखना चाहती थी। मैंने कुछ महीने पहले क्रोशिया सीखना शुरू किया है। अब मैंने इसे सीख लिया तो मुझे हर रोज़ कुछ नया बनाने की इच्छा होती है। मैं बैग पर क्रोशिया करने या सुंदर क्रोशो टॉप के पिन सहेजने के बारे में यूट्यूब और पिंटरेस्ट पर वीडियो देखती रहती हूँ। मुझे बहुत रोमांचक लगता है क्योंकि मुझे महसूस होता है जैसे काम के अलावा भी मेरी एक ज़िंदगी है। मैं कुछ नया बनाती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं प्रगति कर रही हूँ। ये सोचकर अच्छा महसूस होता है कि मैं कुछ ऐसा सीख रही हूँ जिसे मैं हमेशा से करना चाहती थी। मैं ये सोचकर और भी उत्साहित होती हूँ कि मैं ये नया काम किसी अप्रत्याशित गतिविधि में भी बदल सकती हूँ। कल मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में केवल क्रोशिया का एक नया पैटर्न आजमाने का विचार चल रहा था। फिर मैं उठी और मैंने क्रोशिया करना शुरू कर दिया। मैं समझ सकती हूँ कि आपको कुछ नया आजमाने या सीखने का समय नहीं मिलता होगा, लेकिन आप प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट का समय तो निकाल ही सकते हैं। ये किसी और के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए किया गया प्रयास है। मैं आपको ये सुझाव देना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन को रोमांचक बनाइए। कुछ नया सीखिए जो आपको हमेशा से करना था। बुनाई या तैराकी या कोई नई भाषा। किसी नए कौशल में महारत हासिल करने में समय लगता है, लेकिन ये प्रयास आपके दैनिक जीवन में उत्साह भर देगा। आपका मन फिर से जागरूक हो उठेगा। आपको रचनात्मक विचार आने लगेंगे और सब कुछ आदर्श जीवन जैसा महसूस होगा। एक बार कोशिश करके अवश्य देखिए। कुछ सीखिए और अपनी पसंद का काम करके अपने अकेले समय को व्यसन में बदल दीजिए। ऐसा प्रयास करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। खुद से पूछिए कि क्या है वो जो आप सीखना चाहते थे, लेकिन आपने अपनी उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। क्या ये नृत्य है, कोई एक नई भाषा, कुछ भी हो सकता है। उसे सीखने पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अकेले समय को अपने विकास के लिए उपयोग में लाइए। अपने मस्तिष्क को ज्ञान से पोषित कीजिए। क्या आप जानते हैं कि हमसे कहा गया है सबसे खराब झूठ कौन सा है? हमें ये विश्वास दिलाया जाता है कि पढ़ाई करना उबाऊ है और किताबें पढ़ने वाले और निरंतर कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करने वाले लोग नीरस होते हैं। अधिकांश फिल्में, किताबें और वेब सीरीज हमारे दिमाग में इसी विचार को संप्रेरित करती है कि यदि आप 20 वर्ष के हैं तो मदहोश होकर जीना, नशा करना, मूर्खता भरी हरकतें करना इत्यादि ही असली जीवन है। मीडिया और मनोरंजन उद्योग ने बड़ी सफलता से हमारे मन में ये धारणा बना दी है कि जो लोग स्कूल, कॉलेज में कड़ी मेहनत करते हैं वे बेवकूफ़ होते हैं और उनके जीवन में आनंद का कोई भी स्थान या साधन नहीं है। ये सब अभिप्राय पूर्वक किया जा रहा है। इस सिस्टम को सावधानी से डिजाइन किया गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि अधिकांश लोग किसी पार्क या लाइब्रेरी में किताब लेकर बैठने के बजाय हर सप्ताह के अंत पर नशे में रहना पसंद करते हैं। ये आकस्मिक नहीं है। ये हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाने के लिए किया गया है ताकि हम फॉलोअर बनकर रह गए, नेता न बन जाए। और उससे बढ़कर हर देश में शिक्षा प्रणाली इस तरह से बनाई गई है कि हमें किताबों से घृणा करने के लिए विवश कर दिया गया है। ये कितनी बुरी बात है कि प्रत्येक छात्र से अपेक्षा की जाती है कि उसे हर विषय में अच्छा ही होना चाहिए, जिसे कुछ अधिकारियों ने वर्षों पहले तय किया था।
और हम सभी से ये अपेक्षा की जाती है कि हम मेहनत से पढ़ाई करें और उन विषयों में अंकों के आधार पर अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध करें जो हम पर थोपे गए थे। इसलिए यदि लोग किताबों से नफरत करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आपको पता है कि इस सब में अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि आप अब स्कूल में नहीं हैं, और यदि आप स्कूल कॉलेज में हैं तो भी आप अपने मस्तिष्क को केवल वो ज्ञान दीजिए जो आपको लगता है कि वास्तविक जीवन में आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्कूल और उसकी सख्त व्यवस्था अब खत्म हो गई है, और जैसा कि हमने चर्चा की, अब आपको सब कुछ अपने दम पर करना है। आपके पास उन किताबों को पढ़ने का विकल्प है जो आपको उत्साहित करे और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करे। जब मेरे कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई तो मैंने खुद से ये वादा किया था कि मैं अपने जीवन में कभी किसी किताब को तब तक नहीं पढ़ूंगी जब तक मुझे उसे पढ़ने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। मुझे केवल किताबों से नफरत थी। मेरे कॉलेज जीवन में वो 3 वर्षों और स्कूल के अनेक वर्षों में मुझे असल जीवन में लागू करने योग्य कुछ नहीं मिला। यदि मुझे डिग्री प्राप्त करके कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो उस डिग्री का क्या फायदा? किताबें उबाऊ है, कोई भी उन्हें क्यों पढ़ेगा? अरे रुकिए, ये तो पुरानी वाली रेणुका बोल रही है। 2020 में लॉकडाउन के दौरान मैंने अपनी पहली किताब खरीदी। मैं हताशा, मानसिक थकान और कई व्यक्तिगत और व्यवहारिक समस्याओं से पीड़ित थी। उसी दौरान मैंने रॉबिन शर्मा की किताब द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी पढ़ी। उस किताब से न केवल मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ बल्कि मुझे किताबों से भी प्यार हो गया। तब से लेकर अब तक मैंने 200 से अधिक किताबें पढ़ी है। एक समय था जब मुझे किताबें पढ़ने की लत लग गई थी। मैं एक के बाद एक किताब पढ़ती। किताबें मेरे लिए नशे की तरह हो गई थी। मेरा कॉलेज खत्म हो गया था। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मेरे पास प्रोफेसर या कोई और व्यक्ति नहीं था। मुझ में आत्मविश्वास की कमी थी, इसलिए मुझे हमेशा मार्गदर्शन के लिए किसी की आवश्यकता महसूस होती थी। ऐसे समय पर किताबों ने मेरी मदद की। मुझे किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत होती तो मैं उन विषयों पर कोई किताब पढ़ना शुरू कर देती थी। बस मैंने इस विश्वास को जिया है। मेरा जीवन इसी विश्वास का प्रतीक है। किताबों ने मुझे बदल दिया। किताबों ने मुझे और दुनिया को समझने में मेरी बहुत मदद की है। किताबों ने मेरे मस्तिष्क को उन लोगों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता से पोषित किया है जिन्हें जीवन का मुझसे अधिक अनुभव था। किताबों ने मुझे दूसरों की गलतियों से सीखना और उदार एवं सहानुभूतिपूर्ण होना सिखाया है। किताबों से मैंने पहले से अधिक होशियार बनना सीखा है। किताबों ने मुझ में ज्ञान का प्रवाह शुरू किया है और मैं हर श्वास के साथ अधिक आत्मविश्वासी और सफल बन पाई हूँ। किताबें उबाऊ नहीं होती, उनमें जादू भरा है। उनमें आपके सपनों को साकार करने की शक्ति होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। वो आपको अन्य लोगों की भांति कभी अकेला नहीं छोड़ती। अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उसका ज्ञान हमेशा आपके साथ रहेगा और आवश्यकता के समय वो आपका मार्गदर्शन भी करेगा। आप एक मित्र से यही तो अपेक्षा करते हैं ना? आप चाहते हैं कि आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके साथ निष्ठावान रहे। किताबें आपके प्रति पूरी तरह निष्ठावान रहती है। वो आपको बेहतर होने में मदद करती है, साथ ही आपको सत्य का दर्शन भी कराती है। जब भी मुझे किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती तो मुझे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देने के लिए किताबों से ज्ञान मिला। आप मीडिया के हाथों मूर्ख बनना बंद कीजिए। किताबें आपकी कल्पना से कहीं अधिक दिलचस्प है। हर विधा की किताबें पढ़िए। यदि आप जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सेल्फ हेल्प वाली किताबें पढ़ें। यदि आपको अपनी सोच को बेहतर बनाना है तो महान दार्शनिकों को पढ़िए। अगर आप मानसिक रूप से दृढ़ बनना चाहते हैं तो आध्यात्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। यदि आप जीवन में रोमांच लाने को इच्छुक है तो फैंटेसी संबंधी किताब पढ़िए। यदि आप लोगों को समझना चाहते हैं तो कथा साहित्य को पढ़ना अच्छा विकल्प है। किताबों में सब होता है। किताबें पढ़िए और अपने दिमाग को पोषण दीजिए। खाली समय में, या जिसे आप अकेला समय कहते हैं, कोई किताब उठाइए
और कम से कम उसके 5 पृष्ठ पढ़ें। अपने आप को शब्दों के तालाब में डूब जाने दें। अपनी रुचि के विषयों पर किताब पढ़ें। उद्योग विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई किताब पढ़ने से ये पता लगता है कि दशकों तक काम करने के बाद उन्होंने क्या सीखा। उन लेखकों की लिखी किताबें पढ़ें जो आपको प्रेरित करते हैं और उनके शब्दों को आत्मसात करके खुद को उस दुनिया का एक हिस्सा बना लें। बहुत हो चुका बहाने और नाटकबाजी। आपके सामने आपका पूरा भविष्य बाकी है। पढ़ने और सीखने के लिए कितना कुछ है और किताबें पढ़ना, सीखना और आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका है। केवल किताबें मत पढ़िए बल्कि सीखने के लिए खुद को प्रेरित कीजिए। आपका लक्ष्य अपने मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण करना होना चाहिए। यदि किताबें नहीं पढ़ सकते तो अपने पसंदीदा लोगों के पॉडकास्ट और भाषण सुनिए। उन लोगों के टेड टॉक सुनिए जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है। यदि कोई विषय आपकी जिज्ञासा को बढ़ाता है तो उसे अपने मस्तिष्क में धीमी मौत न मरने दें। उठिए और इंटरनेट पर उस विषय के बारे में खोजिए। यूट्यूब या मास्टर क्लास देखिए। असल बात यह है कि हमें अपने मस्तिष्क को ज्ञान से भरना है, कूड़े करकट से नहीं। आपके पास ये शिकायत करने का समय नहीं है कि लोगों ने आपको छोड़ दिया। ऐसा बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हैं। ऐसे बहुत से विषय और अनेक किताबें हैं जो आपको जीवंत महसूस करा सकती है। उन पर अपना समय लगाइए। मज़ेदार कार्य। इस काम को थोड़ा मज़ेदार बनाने के लिए अपने लैपटॉप, मोबाइल में एक अलग से फोल्डर बनाइए या जो भी आप स्वयं सीख रहे हैं उसके लिए एक अलग नोटबुक खरीदिए। उस फोल्डर या नोटबुक को मस्तिष्क का पोषण नाम दें। इस नोटबुक में हर वो बात लिखें जो आप सीख रहे हैं। यदि आप कोई पॉडकास्ट, टेड टॉक सुनते हैं तो उसका सारांश उसमें लिखिए, भले ही वो कुछ बुलेट पॉइंट ही हो। यदि आप किसी विषय के बारे में जानकारी खोजना चाहते हैं तो उस विषय को नोट कर लें। अपने दिमाग में एक तारीख निर्धारित करें और अपना समय उस विषय अवधारणा को सीखने में लगाइए। यदि आप कोई किताब पढ़ते हैं तो वो सब लिखें जो आपने सीखा है और वो सब भी लिखें जिसे आप जीवन में लागू करना चाहते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको प्रेरित करता है तो अपनी नोटबुक में उन व्यक्ति का प्रोफाइल बनाइए, उसका नाम लिखिए, उसकी तस्वीर लगाइए और फिर वो सब लिखिए जो आपने उस व्यक्ति के बारे में सीखा है। वो नोटबुक या फोल्डर परिवर्तन की दिशा में आपका पहला कदम बन जाएगा। इस किताब को तय करने दें कि आप जीवन में आगे बढ़ने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। अंत में मैं यही कहूँगी कि समय को अपने हाथ से न जाने दीजिए। स्वयं को शिक्षित कीजिए, स्वयं को प्रशिक्षित कीजिए और इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्वयं के साथ खुशी से रहिए। स्वतंत्र बने। मैं बहुत मज़ेदार और कल्पनाशील व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे अपने वाक्य अधूरे छोड़ने की बहुत बुरी आदत है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं मन से मज़ेदार और कल्पनाशील हूँ। मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के बारे में सोचा करती थी, खासकर जब मैंने कॉलेज शुरू किया था। मेरे विचार से मैं शुरू से ही ऐसी ही हूँ। जैसे ही कोई मेरा नया दोस्त बनता तो मैंने कल्पना करती थी कि मैं उनके साथ आनंद मना रही हूँ, उनके साथ रात भर रुकूंगी, साथ में फिल्म देखूंगी, अलग अलग शहरों की खोज करूंगी और उसकी तलाश करूंगी, जिसके कारण मुझे बहुत हताशा महसूस होती है। मुझे याद है कि जब मैंने कॉलेज शुरू किया था तो मुझे लगता था कि मेरे कुछ अद्भुत दोस्त होंगे और हम हर सप्ताह उस नए शहर को खोजने निकलेंगे या हम एक एनजीओ के साथ काम करेंगे। मैंने फिल्मों में यही सब सीखा था, लेकिन कॉलेज बिल्कुल इससे विपरीत था। पहले कुछ सप्ताह तक तो मैं नीचे अपने जूते की ओर देखे बिना किसी को हेलो भी नहीं कह पाती थी, क्योंकि मैं बहुत शर्मीली थी और मेरा आत्मविश्वास बहुत कम था। फिर जब मेरी दोस्ती हुई तो हम हमेशा अपने अपने कमरों में रहते थे, क्योंकि उनमें से कोई भी कभी बाहर जाकर कुछ नया करने नहीं चाहता था। ऐसा ही कुछ फिर हुआ जब मैं कॉलेज के बाद घर आई। मैंने सोचा कि मेरे पास करियर बनाने के लिए अभी समय है और करियर बन जाने के बाद मैं अपने देश के सारे लोकप्रिय शहरों की यात्रा करूंगी।
वही कुछ सप्ताह रहेंगी और कुछ स्थायी और अच्छे दोस्त बनाऊंगी। मैंने करियर बनाया और यात्रा की शुरुआत की, जो सिर्फ 2 शहरों तक जाकर समाप्त हो गई। आपको पता है क्यों? क्योंकि वास्तविकता उतनी शानदार नहीं निकली जितनी मैंने कल्पना की थी। मैंने अपने अनुभव से ये जाना है कि हर समय हम दूसरों के साथ मौज मस्ती करने की उम्मीद करते हैं। हम सोचते हैं कि हम दोस्तों के साथ पार्टी पर बाहर, नज़दीकी मित्र के साथ डेट पर, परिवार के साथ पिकनिक पर और सबसे अच्छे दोस्त के साथ दोपहर के भोजन पर कैसे जाएंगे। समस्या तब आती है जब हमारी कल्पना हमारी वास्तविकता से मेल नहीं खाती। जब लोग आपके साथ नाश्ता करना भूल जाते हैं या अपने व्यस्त कार्यक्रम में आपके साथ मौज मस्ती के लिए समय नहीं निकाल पाते, या फिर मनोरंजन के लिए उनकी और आपकी पसंद अलग अलग होती है और इसके लिए दूसरे लोगों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वे आपकी इच्छा या मनोदशा के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। उनका अपना जीवन है। आपकी इच्छाओं को पूरा करना या अपनी कल्पना को सच करना दूसरों का काम नहीं है, लेकिन इच्छा आपके दिल में है और किसी को उस पर ध्यान देना चाहिए। वो ध्यान किसी और को नहीं बल्कि आपको खुद को ही देना चाहिए। आपको अपनी इच्छाएं दिल में सिर्फ इसलिए नहीं दबा देनी चाहिए कि दूसरे लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते। ये अध्याय सबसे छोटा है क्योंकि मैं आपको वयस्कता से संबंधित एक सरल सच्चाई बताना चाहती हूँ, और ये कि आप अपने साथ कैसे आनंद के साथ रह सकते हैं। साथ ही ये आखिरी अध्याय भी है क्योंकि इसमें आप जो सीखेंगे वो शायद आखिरी चीज़ है जिससे आप खुद को खुशी दे सकते हैं, खुद के लिए खुशी खोज सकते हैं। एक बात जो मैं चाहती हूँ कि आप इस किताब में सीख लें, और एक चीज़ जिसने वर्षों तक मेरी सहायता की है, वो है वो काम करो जो आप दूसरों के साथ करना चाहते हो, लेकिन वो काम अपने साथ करना है। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं स्लीप ओवर करूं, जहां सब दोस्त आए, हम मोमबत्तियां जलाएं, अच्छा माहौल बने, अच्छे भोजन की व्यवस्था हो और हम मिलकर अपनी पसंदीदा फिल्मों में से कोई एक फिल्म देखें। मैंने ये फिल्मों में देखा और मैं सोचती थी कि अपने दोस्तों के साथ ये सब कुछ करना बहुत मज़ेदार होता होगा, लेकिन कॉलेज के बाद आपको ये चीज़ें करने को नहीं मिलती। सब बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर होता है और इन छोटी छोटी बातों का कोई मतलब नहीं रहता। उस समय ये सब करने में कोई अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहेगा। तब मैंने सोचा कि क्या हुआ अगर मेरे दोस्त नहीं आ सकते। मैं ये अपने लिए तो कर सकती हूँ ना। जब भी मैं अपने काम या जीवन की चिंताओं और नीरसता से थक जाती हूँ तो मैं रोशनी कम कर देती हूँ, मोमबत्ती जलाती हूँ, पास्ता ऑर्डर करती हूँ, ठंडी कॉफ़ी बनाती हूँ और क्रिसमस पर कोई फिल्म देख लेती हूँ। मैं सच कह रही हूँ कि ये शानदार एहसास है। मुझे सचमुच ऐसा महसूस होता है जैसे कम से कम कुछ घंटों के लिए मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। सार ये है कि मेरी एक संपूर्ण फिल्म बनाना चाहती हूँ और मैं अपनी इच्छा पूरी कर लेती हूँ। मैं अपनी ज़रूरत से मुक्त हो गई। मैं अपनी कल्पना के लिए किसी और को नहीं बल्कि केवल खुद को जिम्मेदार मानती हूँ। यदि मैं अपने दोस्तों के आने की प्रतीक्षा करती तो मैं अब भी प्रतीक्षा ही करते रहती। इसके अलावा हर किसी के पास कभी भी कहीं से भी काम करने की सुविधा नहीं होती। मेरे पास ये छूट है और मेरे विचार से मेरे दोस्तों के पास इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे ही मुझे पिकनिक का विचार भी हमेशा ही अच्छा लगता था, इसलिए महीने में एक बार लगभग 40 मिनट की यात्रा करके एक जगह पर पहुंच जाती हूं जहां बड़ा सा खुला मैदान है। मैं अपनी किताब या किंडल साथ रखती हूँ। मैं अपनी नोटबुक के साथ साथ क्रोशाई का सामान भी ले जाती हूँ। मेरे साथ खाने पीने का सामान भी होता है। अधिकतर मुझे ठंडी कॉफ़ी और डोनट ही पसंद है। क्या मुझे ये भी बताने की ज़रूरत है कि ये सब कितना अद्भुत है? खुद अपनी देखभाल करने से बहुत बेहतर लगता है। इससे बेहतर कुछ भी नहीं। मैं वो सब कर पाती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। अगर मैं आपकी माँ की जगह होती तो आपको दरवाजे से बाहर ढकेल कर कहती कि जाओ और वो सब करो जो तुम हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन कभी कर नहीं पाए क्योंकि तुम्हारे साथ जाने के लिए लोगों की फौज नहीं थी। आपको इस बात का इंतज़ार करते हुए काफ़ी समय बीत चुका
कि दूसरे आपकी इच्छाओं को समझेंगे और फिर उन्हें वास्तविकता में बदलेंगे। समय आ गया है कि आप वो सब करें जो आप शुरू से करना चाहते थे। हर महीने के अंत या शुरू में अकेले अपने साथ घूमने जाने की योजना बनाइए। अकेले बाहर जाकर कॉफ़ी पीजिए, सुंदर तस्वीरें खींचिए। फिर खुद से पूछिए कि आपका दिन कैसा रहा, आपने दिन में क्या किया, या आप अगले दिन की शुरुआत कैसे करना चाहेंगे। अपने कमरे को नया स्वरूप प्रदान कीजिए या खुद को एक प्रेम पत्र लिखिए जो आप किसी और से प्राप्त करना चाहते थे। अपने लिए फूल खरीदे, या बेहतर होगा कि एक पौधा खरीदे जो आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपके पास अपना समर्थन है। जब भी कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करे तो खुद को कोई विशेष उपहार दे, अपनी प्रशंसा करे और जोर से कहे, मुझे खुद पर गर्व है। यदि संभव हो तो अपने आप को पत्र लिखिए। कैसे? मैंने खुद को याद किया। मुझे पता है कि ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन आप इसे अवश्य आजमाइए। उसमें लिखिए आपने स्वयं को कैसे याद किया। ये भी लिखिए आप कैसे अपनी उपेक्षा करते रहे, और ये भी आप ये गलती क्यों नहीं दोहराएंगे। ये भी लिखिए आपने वो सब नहीं किया जो आप करना चाहते थे, और अब से आप उन चीज़ों को कैसे करेंगे। आप जो कुछ करने की योजना बना रहे हैं, चाहे वो अपने लिए खूब फूल खरीदना हो या कॉफ़ी हो, उस काम को अभिप्राय पूर्वक रोमांटिक तरीके से कीजिए। यदि आप अपने ही साथ भोजन पर बाहर जाने का निर्णय लेते हैं तो भी अच्छा दिखने का प्रयास करें, और उस मौके पर अपने पसंदीदा कपड़े पहनें। अपने लिए किए जाने वाले सब कामों को रोमांचक ढंग से कीजिए। अपनी इच्छाओं को स्वीकार कीजिए और उन्हें अपनी कल्पना से भी बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। ये सब प्रयास आपको अपने लिए करने हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि दुनिया एक विशाल भोज की तरह है जहां आपको अपनी खातिरदारी स्वयं करनी पड़ेगी। यदि आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो आपका पसंदीदा भोजन थाली में डालकर आपको परोसेंगे तो आप भूखे ही रह जाएंगे और आप वहां रखे व्यंजनों का स्वाद तक नहीं चख पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति खुद को नहीं भोजन परोस रहा है जो उसे पसंद है। इस किताब को एक संकेत के रूप में देखिए जो आपको बता रही है कि बाहर क्या कुछ उपलब्ध है और आप उसमें से क्या चाहते हैं, और फिर उस वस्तु को स्वयं प्राप्त कीजिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था, आप केवल खुद पर निर्भर है।